नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के द्वारा आयोजित की गई भूगोल PGT ज्योग्राफी की परीक्षा के बारे में। तो आपको बताते चलें कि यह जो प्रश्न पत्र था इसमें कुल 300 प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा 3 घंटे की थी, मतलब कुल 180 मिनट में आपको 300 प्रश्न हल करने थे। और इसमें जो पैटर्न था आपको मालूम ही होगा कि 20 प्रश्न आपके मेंटल एबिलिटी के, 20 प्रश्न आपके जीके के, 20 प्रश्न आपके जो है मैथमेटिक्स के, 20 प्रश्न आपके जनरल हिंदी के व 20 प्रश्न आपके जनरल इंग्लिश के पूछे जाते हैं। मतलब कुल 100 प्रश्न आपके जो है फर्स्ट पार्ट में पूछे जाते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें 180 प्रश्न जो हैं वो आपके ज्योग्राफी से थे, मतलब आपके विषय से थे। वह 20 प्रश्न आपके रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। तो आइए देख लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत केवल भूगोल विषय से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उनको हम लोग देखेंगे। तो अगर एक वीडियो में कवर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं। आपको मालूम है कि ये परीक्षा जो हुई थी वो 11 जुलाई को हुई थी। तो आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि प्रशांत महासागर के माध्यम से आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है। तो आपका जो पहला प्रश्न है ये आप देखिएगा, प्रशांत महासागर के माध्यम से आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है। ऑप्शन दिए हैं कि प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर किसके द्वारा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है हवाई द्वीप समूह, बेरिंग जल संधि, इंडोनेशिया द्वीप समूह और मैजेलन जल संधि। तो आपका प्रशांत महासागर जो है आर्कटिक महासागर से बेरिंग जल संधि से द्वारा जुड़ा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर 2 नंबर है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अटलांटिक महासागर का आकार क्या है, आपसे पूछा गया है। तो आपको जो विकल्प दिए हुए यू आकार का, एस आकार का, वी आकार का या ओ आकार का, तो आपका जो उत्तर है वो आपको मालूम होगा क्या है। आपका उत्तर है एस आकार का। अगला प्रश्न पूछा गया है 103 नंबर प्रश्न कि मानसून की आवधिक प्रकृति के बारे में विचार करने रखने वाले पहले भूगोलवेत्ता निम्नलिखित में से कौन से थे। ऑप्शन दिए हुए ग्रीक्स, अमेरिकन, अरब या रोमन। तो मानसून की आवधिक प्रकृति के बारे में जो विचार सबसे पहले रखा था वो रखा था अरब वासियों ने। 3 नंबर आंसर आपका सही हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर कि विश्व के भूभाग को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया तथा लीबिया मतलब अफ्रीका का पार्ट में विभाजित करने वाले पहले विद्वान कौन थे। ऑप्शन दिया हिप्पारकस, एनेक्सीमेंडर, हेरोडोटस और पोसिडोनियस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हेरोडोटस। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 5 नंबर की भूगोल के विकास में वारेनियस के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। आपके विकल्प कथन दिए हुए हैं कि वह भूगोल को सामान्य या सार्वभौमिक भूगोल में विभक्त करने वाला पहला भूगोलवेत्ता था। दूसरा है कि वह मुख्य रूप से भौतिक भूगोल के अध्ययन में रुचि रखते थे। तीसरा है कि वे एकमात्र ऐसे विद्वान थे जिनका मानना था कि मानव समाज के विकास के लिए भूगोल अपरिहार्य है। तो आपका जो सही उत्तर है वो केवल 1 नंबर है कि वह सामान्य या सार्वभौमिक भूगोल को विभक्त करने वाले पहले भूगोलवेत्ता थे। तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने एक किताब लिखी थी ज्योग्राफिया जनरलिस 1650 में, और उसमें उन्होंने भूगोल को 2 भागों में सामान्य भूगोल और मतलब कि क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में विभक्त किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर प्रश्न वो आपसे पूछा गया कि भूगोल के क्षेत्र में भूदृश्य या लैंडस्केप शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन दिए फर्डिनेंड मैगेलन, क्रिस्टोफर कोलंबस, डिमांजिया और कार्लो सावर। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कार्लो सावर। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में सार्वभौमिक रूप से किसे स्वीकृत किया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं विलियम मॉरिस डेविस, फ्रेडरिक रेडजेल, मार्को पोलो या डाकुचेव। तो आपको मालूम है कि फ्रेडरिक रेडजेल को जो है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का नाम किस जलधारा से जुड़ा हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं एल नीनो की धारा, अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया की धारा या पेरू की धारा। तो पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर की इतिहास की भौगोलिक धुराग्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। ज्योग्राफिकल पाइवोट ऑफ हिस्ट्री किसने प्रतिपादित की। ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिपोत्किन या अल्बर्ट पेंक या हल्फोर्ड जे मैकेंडर या जीन ब्रून्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हल्फोर्ड जे मैकेंडर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 10 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नीचे दिए गए कथन है
एक कथन है, दूसरा उसका कारण दिया हुआ है और आपसे दोनों कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन दिया हुआ कि व्यवहारिकता कार्यात्मकता का एक संशोधित रूप है और दूसरा उसका कारण दिया हुआ है कि व्यवहारिक भूगोल भौगोलिक स्थान को ज्ञान और त्रुटि के सम्मिलित रूप में पहचानता है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है और दूसरा जो आपका दिया हुआ है स्टेटमेंट सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर कि औसतन रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है। तो आंतरिक मतलब औसत पूछना चाहिए था। तो औसत जो घनत्व है ऑप्शन दिए हुए 3.4, 5.5, 2.6, 7, 4.7। तो आपका जो उत्तर है वो 5.5 है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पुराण काल के दौरान अभिज्ञात महाद्वीपों में से एक शामली द्वीप का नाम लिया गया है। ऑप्शन दिए हुए हैं चापाकार क्रिसेंट फूल के रूप में, पाओ पुआ घास के रूप में, लवण या महासागर के रूप में या फिर आपका रेशम कपास के पेड़ के रूप में। तो सलमाली जो द्वीप है उसका नाम जो है रखा गया है वो रखा गया है रेशम कपास के पेड़ के नाम से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर की ईसाई यूरोप के काल के दौरान प्रस्तावित किए गए टी-ओ मानचित्र में टी के मूल ने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इजियन सागर, काला सागर, नील नदी या भूमध्य सागर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भूमध्य सागर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 15 नंबर नहीं 15 नहीं उसके पहले आपका जो है 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि महाद्वीपीय जल सीमा तथा गर्त समुद्री मैदान के बीच फैले क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं निमग्न द्वीप के रूप में मतलब गुयोट के रूप में या गंभीर के रूप में या महाद्वीपीय ढाल के रूप में या मध्य महासागर कटक के रूप में। तो आपका जो सही उत्तर है वो है महाद्वीपीय ढाल मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बीच में। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ट्रेंच है उसके बीच में जो पार्ट पड़ रहा है वो आपका समुद्री मैदान पड़ रहा है मतलब कि ओशियानिक प्लेन पड़ रहा है उसके बीच में जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप का है महाद्वीपीय ढाल का। अगला जो प्रश्न पूछा गया 15 नंबर कि तरंग गति की दिशा में कौन सी भूकंपीय तरंग समकोण पर कंपन उत्पन्न करती है। ऑप्शन दिए हुए लव तरंग, ई तरंग, एस तरंग या रेले तरंग। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एस तरंग है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसमें एक लिस्ट दी हुई है तथा दूसरी लिस्ट दी है। तो पहली लिस्ट में आपके ज्योग्राफर्स के नाम दिए हुए तथा दूसरी तरफ जो लिस्ट है उसमें उनको किसका फादर कहा जाता है, ज्योग्राफी की किस ब्रांच का कहा जाता है वो आपसे पूछा गया। तो जो एनेक्जीमेंडर है आपको मालूम होगा एनेक्जीमेंडर है वो आपके फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी कहे जाते हैं। इमैनुअल कांट है वो फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म कहे जाते हैं। स्ट्रैबो जो है वो आपके फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहे जाते हैं। हेरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्रम से लगा देंगे। ए का आपका हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो आप इस तरह से आप विकल्प लगा लेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि गैंगेटिक गल्फ जिसे अब बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है को पहली बार आलेखित किया था। ऑप्शन दिए हुए स्ट्रैबो ने, अल-मसूदी ने, आर्यभट्ट ने या टालमी ने। तो बंगाल की खाड़ी को सबसे पहले जो दिखाया था या पहचाना था मानचित्र पे वो थे आपके टालमी महोदय। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह नामक समूह को बनाते हैं। ऑप्शन दिए मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, सन, यूरेनस, नेपच्यून, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। तो आपका जो सही उत्तर है वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो आपका ये 3 नंबर विकल्प सही होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि विशर्ट गुटेनबर्ग असंबद्धता के नाम से जानी जाने वाली सीमा निम्नलिखित में से किसके बीच में है। ऑप्शन दिए हैं ऊपरी प्रावर तथा निचले क्रोड़, ऊपरी परपटी तथा निचली परपटी, ऊपरी भूपर्पटी तथा निचली प्रावर, निचली भूप्रावर तथा ऊपरी क्रोड़। तो जो बिसर्ट गुटेनबर्ग है वो आपकी पाई जाती है 2900 किलोमीटर की गहराई पे जिसमें निचले प्रावर मतलब कि लोअर मेंटल तथा अपर क्रोड के बीच में होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि खोज का महान युग की कालावधि किसके बाद शुरू हुई। तो ऑप्शन दिए हैं 15वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी या 17वीं सदी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 15वीं सदी के बाद। अगला जो प्रश्न पूछा गया है ये आपका याद रखिए कि ये सब्जेक्ट के अंतर्गत अलग अलग डिसिप्लिन में 20-20 करके प्रश्न दिए हुए थे। तो पहले डिसिप्लिन के 20 प्रश्न आपके समाप्त हो गए।
अगले डिसिप्लिन का जो है, जो डिसिप्लिन 2 है, उसके अंतर्गत जो 20 प्रश्न है उनको देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानें कार्बनिक रूप से बनती हैं। ऑप्शन दिए हैं शेल, साल्ट रॉक, चूना पत्थर या जिप्सम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चूना पत्थर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि 1919 में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित व्याख्या करने के लिए ज्वारीय संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए हैं सर जेम्स जीन्स ने, लाप्लास ने, चैम्बरलेन या मॉर्गन ने। तो आपका जो सही उत्तर है वो है जेम्स जीन्स, और साथ में इनके थे जेफरीज भी, आपको याद होगा, तो वो भी थे। अगला जो प्रश्न है कि फियोर्ड किसके द्वारा निर्मित एक लैंडफॉर्म। ऑप्शन दिए हैं पर्वत अपक्षय द्वारा, हिमनद अपरदन द्वारा, समुद्री अपरदन द्वारा या आपके पवन के हवा के जमाव के द्वारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो ये आपका ग्लेशियर इरोजन से निर्मित एक लैंडफॉर्म है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसेल के द्वितारक परिकल्पना के बारे में सही है। मतलब कि बाइनरी जो हाइपोथेसिस है वो उसके बारे में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया कि सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सभी पदार्थ सघन तथा विशाल आदि पदार्थ के रूप में मौजूद थे। दूसरा है कि इस परिकल्पना ने साथ ही तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला जो भी स्टेटमेंट उनको भी देख लेते हैं कि सिद्धांत को कांट द्वारा 1950-60 में प्रस्तुत किया गया तथा 1972 में मान्य किया गया। तो जब रसेल की द्वितारक परिकल्पना, तो यहाँ कांट से कोई मतलब ही नहीं है। फिर चौथा है आपका रसेल उस विचार का था कि सूर्य के चारों ओर 3 तारे घूमते। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। केवल आपका 2 नंबर स्टेटमेंट जो है रसेल की द्वितारक परिकल्पना के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, गर्म महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन दिए हैं गल्फ स्ट्रीम, दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट, फॉकलैंड की धारा या लेब्राडोर की धारा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है गल्फ स्ट्रीम। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर, एक तरफ आपका कथन दिया तथा उसका कारण दिया हुआ, आपसे पूछा गया कि सही बताइए। तो पहला जो कथन दिया हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ द ट्रिमर्स आर रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ, मतलब कि आपके सैकड़ों जो है जो भूकंपी तरंगे होती है सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर उसके बाद कारण दिया हुआ कि सिस्मोग्राफ हेल्प्स अस इन द अनरिवेलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द अर्थ इंटीरियर सेगमेंट, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी अभी तक ज्ञात तथ्य नहीं है उनके बारे में जो है सिस्मोग्राफ मदद करता है उसको समझने में। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका मतलब कि स्टेटमेंट भी सही है, उसका कारण भी सही है, और जो आपका कारण है वो स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करता है। ऑप्शन दिए हुए एक क्षेत्र की लैंडफॉर्म, रात्रि की लंबाई, झाई मतलब सन स्पॉट, और तीसरा है पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी। तो आपका जो सही उत्तर है वो है झाई सन स्पॉट। ठीक है, तो सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले जो भी 4 विकल्प दिए उनमें सन स्पॉट इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है 8 नंबर की विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील का नाम क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं विक्टोरिया झील, पुलिकट झील, सुपीरियर झील और बैकाल झील। तो बैकाल झील जो है सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, मतलब कौन सा सही तरह से सुमेलित है। ऑप्शन दिए हैं बैरी स्फीयर जो है वो 2780 किलोमीटर है, लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर है, पायरोस्फीयर आपका 200 किलोमीटर। तो पायरोस्फीयर आपका गलत है, 200 किलोमीटर पर नहीं है, बैरी स्फीयर भी नहीं है। आपका जो सही है वो लिथोस्फीयर है जो कि औसतन 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। तो आपका केवल 2 नंबर सही है। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो बैरी स्फीयर है और पायरोस्फीयर उसकी डेप्थ कितनी है सरफेस से। अगला जो प्रश्न पूछा गया है अगला जो प्रश्न पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिवाइस द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द अनफेल्ट एंड guess the direction to the epicenter of the earthquakes during the 132 AD। तो 130 ईस्वी में किसने जो है इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया था कि जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर है उसकी डायरेक्शन को महसूस किया था। तो ऑप्शन दिए हुए हैं जेम्स मैक्सवेल, चैंग हेंग, होम्स एंड महालनोबिस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है चैंग हेंग। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर की नदी के मार्ग में डैश 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 की उपस्थिति से निक पॉइंट की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन दिए कवक विकास के द्वारा, कठोर चट्टानों के द्वारा, आघात वर्धनी पत्थरों के द्वारा या कम झरनों के द्वारा। तो जो आपका अगर कोई पे सॉलिड रॉक्स है या आपका कठोर चट्टाने हैं तो वहां से आपकी जो है नदी के मार्ग में अगर कोई निक पॉइंट है तो उससे पहचाना जा सकता है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उन्मुक्त करती है। ऑप्शन दिए हुए गलन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या संघनन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है संघनन। संघनन जो है आपका एनर्जी को रिलीज करता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका
13 नंबर की ग्राउंड दैट स्टेज फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 years इन ए रो इज कॉल्ड, जो औसतन जो 2 साल तक कम से कम जो है फ्रीज रहता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आइस सेल्फ कहलाता है, या परमाफ्रॉस्ट कहलाता है, या हिमनत कहलाता है, या आइस पीक कहलाता है, आइस पैक कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो कहलाता है वो कहलाता है आपका परमाफ्रॉस्ट। अगला जो प्रश्न पूछा गया 14 नंबर कि द प्रोसेस थ्रू विच द विंड ट्रांसफर वार्म और कूल एयर हॉरिजेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गर्म या ठंडी हवाओं को जो ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हुए कन्वेक्शन, एब्जॉर्प्शन, कंडक्शन या एडवेक्शन। तो आपका जो सही उत्तर है वो है एडवेक्शन, मतलब कि अभिवहन। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया 15 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द अर्थ इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द एक्सटीरियर टू द इंटीरियर, मतलब कि ऊपरी परत से निचले परत तक का जो एक सीक्वेंस है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वो कौन सा सही है? ऑप्शन दिए हुए हैं कि द कोर, द मेंटल, द क्रस्ट, मेंटल, द कोर, द मेंटल, द क्रस्ट, द कोर, द क्रस्ट एंड मेंटल। तो आपका जो सही उत्तर है कि सबसे पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, अगर सरफेस से इसके केंद्र की ओर जाएंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निरंतर वर्षण के लिए किस प्रकार के निम्न बादल जिम्मेदार हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं स्तरीय स्टेटस, वर्षा स्तरीय निम्बू स्टेटस, उसके बाद स्तरीय कपासी स्ट्रेटोकुमुलस, और 4 नंबर है कपासी मध्य कपासी अल्टोक्यूमुलस। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका वर्षा स्तरीय या निम्बू स्टेटस जो है निरंतर वर्षा के लिए जो है प्रमुख जिम्मेदार बादल है। अगला जो प्रश्न पूछा गया 17 नंबर की भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक कटक को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, कौन से दिए हुए हैं? चैलेंजर उभार, टेलीग्राफिक पठार, डॉल्फिन उभार या विपरीत थॉम्सन घटक। तो अटलांटिक महासागर का जो भूमध्य रेखा के उत्तर जो है पार्ट जो अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक रिज का, वो है आपका डॉल्फिन उभार। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्तरीय मृदा के मृदा समूह में है? ऑप्शन दिए हुए लेटेराइट, मरु मृदा या आपका पॉडजॉल या जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा जो है एजोनल जो है मिट्टी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जब हवा का दबाव तथा जलवाष्प सामग्री डैश डैश तो कोहरा बनता है। ऑप्शन स्थिर होते हैं, या ओस बिंदु से ऊपर होते हैं, या असंतृप्त होते हैं, या नियमित रूप से बदलते रहते हैं। तो जब स्थिर होते हैं तब आपका कोहरा बनता है। 20 नंबर प्रश्न और इस डिसिप्लिन का आपका अंतिम प्रश्न है कि द ऑरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, मतलब कि जो महाद्वीपीय मग्न तट बनता है वो किस प्रक्रिया के तहत बनता है? ऑप्शन दिए हुए हैं एक्युमुलेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल नियर द ओशियन, मतलब कि काली मिट्टी के जमाव की वजह से नदी महासागरों के किनारे। दूसरा है सिंपल फॉल्टिंग अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, मतलब कि जो आपका महाद्वीपीय मार्जिन है, किनारा है, उसके किनारे आपका जो है एक भ्रंशन की वजह से। तीसरा है पॉजिटिव चेंज इन सी लेवल, मतलब धनात्मक बदलाव समुद्री तल में। तीसरा है इंटेंडेड कोस्ट ड्यू टू द राइज इन द सी लेवल, मतलब कि सी लेवल में बढ़ोतरी की वजह से। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सिंपल फॉल्टिंग अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो अब जो है डिसिप्लिन 3 के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए वो हम देख लेते हैं। 20 प्रश्न और देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षीपाद डेल्टा का उदाहरण है? ऑप्शन दिए गंगा का डेल्टा का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी का डेल्टा का मैदान, या फिर डेल्टा का भाग, या फिर फ्रांस में सी नदी का डेल्टा, या अफ्रीका में नील नदी का डेल्टा। आपका जो सही उत्तर है वो आपका यूएसए में मिसिसिपी का डेल्टा जो है पक्षीपाद वर्ल्ड फूड टाइप का डेल्टा है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी महासागर की लवणता की मात्रा अधिक है तो ऑप्शन दिया हुआ क्या होगा? तापमान कम होगा, हिमांक कम होगा, घनत्व कम होगा, वाष्प दर भी अधिक होगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कि हिमांक कम होगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है 3 नंबर की डॉप्सन इकाई को डैश 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 को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन दिए हवा में आर्द्रता को मापने के लिए, सापेक्ष दबाव को नापने के लिए, ओजोन सांद्रता को नापने के लिए, या फिर हवा का सामान्य तापमान के लिए। तो डॉप्सन जो इकाई है वो ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए उपयुक्त की जाने वाली इकाई है। अगला जो प्रश्न पूछा गया 4 नंबर की इन सॉइल हॉरिजन सी लेयर्स रिप्रेजेंट, मतलब कि जो आपका जो मृदा की जो परतें हैं उनमें सी जो लेयर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन दिए हुए कंसोलिडेटेड रॉक, दूसरा दिया है ऑर्गेनिक डेब्रिस, तीसरा है वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, चौथा है मैक्सिमम सिलिकेट क्ले मटेरियल। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, मतलब कि जो पैतृक रॉक है
उसका जो अपछयित भाग है वो दिखता है। अगला जो पार्ट है आपका, अगला जो प्रश्न है 5 नंबर कि वायुमंडल की किस परत की पहचान ध्रुवीय प्रकाश या ओरियलिस के लिए जाना जाता है। ऑप्शन दिए मध्यमंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आयन मंडल। अगला प्रश्न दिया है जब डैश डैश डैश, जब हवा को स्थिर माना जाता है, तब हवा को स्थिर माना जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि जब हवा का सामान्य पतन दर बराबर होता है हवा के अरुद्धोष्म पतन दर के बराबर। दूसरा है हवा का रुद्धोष्म पतन दर बराबर होता है हवा के सामान्य पतन दर के। तीसरा है हवा का सामान्य पतन दर ज्यादा होता है हवा के रुद्धोष्म पतन दर से। और चौथा है आपका हवा का रुद्धोष्म पतन दर ज्यादा होता है हवा के सामान्य पतन दर से। ठीक है, तो आपका जो है चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो आपका जो है सही है। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया 7 नंबर की प्राचीन समुद्री यात्रा करने वाले जनों ने मतलब लोगों ने पछुआ पवनों को भयंकर 50 या फ्यूरियस 50 क्यों कहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि पछुआ पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी की ओर यात्रा करती हैं। दूसरा है पछुआ पवने दक्षिणी पश्चिमी दिशा से उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर चलती हैं। तीसरा है क्योंकि वे व्यापारिक पवनों की तुलना में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को अधिक मजबूत करती हैं। चौथा है क्योंकि 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें अधिक प्रबल होती हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 4 नंबर, यही आपका सही है। इसीलिए आपका जो है 40 50 और 60 कहा जाता है। समझ रहे हैं, जो आपकी जो दक्षिणी जो पवनें होती हैं जो क्योंकि वहाँ पे लैंडमार्क्स की अधिक कम कम व्यवस्था होती है, कम होते हैं वहाँ पे, इसी वजह से वहाँ पे जो है ये पवनों की जो गति होती है बहुत ज्यादा तीव्र होती है। अगला जो प्रश्न आपसे प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर की वर्षण के निम्नलिखित में से किस रूप का व्यास 5 से 50 मिलीमीटर होता है। ऑप्शन दिए हुए फुहार का मतलब कि ड्रिजल का। अगला है सहिम वृष्टि का या स्लीट का। तीसरा है ओलावृष्टि का या हेल का। चौथा है हिम का या स्नो का। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ओलावृष्टि का। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कारकों में से महासागरों में लवणता की मात्रा एवं वितरण को कौन नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं वाष्पीकरण, नदियों से मीठे पानी का अंतर प्रवाह, वायुमंडलीय दबाव या फिर आपका वर्षण। तो आपका जो पहले दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है सभी जो है महासागरों में लवणता के वितरण एवं मात्रा को नियंत्रित करते हैं। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि द कैनो क्रिस्टल्स रिवर इज आल्सो नोन बाई विच नेम। तो कैनो क्रिस्टल्स जो नदी हो किस नाम से जानी जाती है। लिक्विड रेनबो के लिए मतलब द्रवित रेनबो के लिए, फ्लोटिंग लेक्स के लिए, फ्राइंग पैन लेक के लिए या बॉइलिंग लेक के लिए। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लिक्विड रेनबो के लिए। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि किस दाब पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। ऑप्शन दिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी को, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी को। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी मतलब 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की जो पेटी है उसे अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा क्षेत्रकलन की स्थिति में होते हैं तो कौन सा ज्वार उत्पन्न होता है। क्षेत्रकलन मतलब कि समकोणीय स्थिति में होते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए लघु ज्वार या नीप टाइड। दूसरा है उतार ज्वार, बसंत ज्वार या जेनिथ ज्वार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लघु ज्वार। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से हवा में उनके प्रतिशत के अवरोही क्रम में सही से अनुक्रमित है। ऑप्शन दिए हुए मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, आर्गन और चौथा ऑप्शन दिया हुआ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अवरोही क्रम पूछा गया मतलब डिसेंडिंग आर्डर में, तो आपका 78% आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन 21% हो गया, आर्गन 0.93% हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% हो गया। तो आपका यही विकल्प सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर नहीं करती है, कौन से कारक पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन दिए अवेलेबिलिटी ऑफ विंड एनर्जी, दूसरा है टेम्परेचर ऑफ एयर एंड सरफेस, तीसरा है वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, चौथा है द अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस मॉइस्चर। तो आपका जो अवेलेबिलिटी ऑफ आपका विंड एनर्जी है मतलब कि आपकी पवन की जो ऊर्जा है उसकी उपलब्धता जो है इवेपोरेशन को प्रभावित जो है नहीं करती है, नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि भूमि के ऊपर उनकी ऊंचाइयों के आधार पर किस प्रकार के बादलों का आधार 10 किलोमीटर तक हो सकता है।
ऑप्शन दिए हैं उच्च बादल, विशाल ऊर्ध्वाधर विकास वाले बादल, निम्न बादल या मध्य बादल। तो आपका जो 10 किलोमीटर होता है आपका उच्च बादल में आता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि विच टाइप ऑफ द सैंड डिपॉजिट इज आल्सो कॉल्ड वेल बैक्स। ऑप्शन दिए सैंड ड्रिफ्ट, सैंड शैडो, सैंड ड्यून्स एंड सैंड लेवी। तो सैंड लेवी को जो है वेल बैक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया 17 नंबर कि समुद्री जल में कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। ऑप्शन दिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न पूछा गया 18 नंबर निम्नलिखित में से कौन से पुराने वलित पर्वत है। ऑप्शन दिए हैं हिमालय, एंडीज, राकीज, अरावली। तो अरावली आपका पुराना पर्वत है। अगला प्रश्न जो दिया है 19 नंबर की निम्नलिखित में से भूमिगत जल का कौन सा स्रोत अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। ऑप्शन दिए हैं मैग्मस या जुवेनिल वाटर, दूसरा है महासागरीय जल, नैसर्गिक वाटर या कोनेट जल, और आकाशीय जल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नैसर्गिक या कोनेट जल। अगला जो प्रश्न पूछा गया 20 नंबर की मुर्रे द्वारा पंख के वर्गीकरण के आधार पर महासागरों के चारों ओर नीले पंख का रंग नीला काला केवल किसके कारण होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं चट्टानों के विघटन के कारण, मैग्नीशियम की अधिक मात्रा के कारण, हरी सिलिकेट के संचयन के कारण, या आयरन या लोहा सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। तो फेरस जो सल्फाइड होता है उसकी उपस्थिति के कारण जो महासागरों में जो नीले रंग के पंख पाए जाते हैं वो होते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया चौथी डिसिप्लिन के अंतर्गत, चौथे डिसिप्लिन को हम लोग सॉल्व कर देंगे और इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। 20 प्रश्न और सॉल्व करते हैं और दूसरे सेक्शन में हम लोग फिर 80 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में अभी तक 60 प्रश्न हो चुके हैं इस वीडियो में, और 20 प्रश्न और कर लेंगे, 80 प्रश्न हो जाएंगे अब। ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर मीठे पानी के वितरण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं भूमिगत जल 29.9% है, तो ये आपका सही है। हिमनद जो है आपका 68.7%, ये भी सही है। झील आपका 2.5% है, तो झील 2.5% नहीं, थोड़ा कम है। ठीक है। तो आपका जो पहला विकल्प है वो और दूसरा विकल्प है वो आपका सही है। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए निवल प्राथमिकता उत्पादन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ऑप्शन दिए हुए सकल प्राथमिक उत्पादन मतलब कि जीपीपी प्लस उत्पादित कुल ऊर्जा, दूसरा है सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी माइनस श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा, तीसरा है सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी बटे उत्पादित कुल ऊर्जा, चौथा है उत्पादित कुल ऊर्जा माइनस श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी माइनस श्वसन के माध्यम से नष्ट हुई ऊर्जा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि तल पर घने पानी की उपस्थिति के कारण उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता घटती जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की पहचान अत्यधिक वर्षा के कारण उच्च लवणता से होती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो अधिक वर्षा होती है तो वहां पे तो लवणता कम होनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा है आपका कि गहराई के साथ समुद्री लवणता में वृद्धि या कमी एक आवधिक प्रक्रिया है, मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और जो चौथा ऑप्शन है आपका कि मध्य अक्षांशों में समुद्रों की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। तो आपका जो 4 नंबर विकल्प है वो महासागरों में लवणता के जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके संदर्भ में सही है, 4 नंबर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर की लिस्ट को मैच करना है। एक तरफ आपका जो है कुछ माउंटेन्स दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ वो कहाँ पे स्थित हैं वो दिए हुए हैं। तो जो ग्रीन माउंटेन है वो आपका जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, दूसरा है अबा दाबलाम माउंटेन जो है वो आपका जो स्थित है वो नेपाल में स्थित है, तीसरा है टेबल माउंटेन जो है वो आपका साउथ अफ्रीका में है, तथा जो चौथा माउंटेन है आपका रेनबो माउंटेन वो आपका चाइना में स्थित है। तो आपके जो है विकल्प ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा व डी का चौथा सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया 5 नंबर कि पर्वत निर्माण सिद्धांतों की सूची 1 में भूगोलवेत्ताओं के बारे में दिया हुआ तथा दूसरी सूची में जो है आपका पहला तो आपका दिया हुआ है जो प्रथम सूची है उसमें सिद्धांत दिए हुए हैं पर्वतों के निर्माण के, तथा दूसरी सूची में उनके प्रतिपादक दिए हुए हैं और उनको मिला के सही उत्तर का चयन करना है। तो विसर्पण या स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल जो थियरी है महाद्वीपीय सिद्धांत वो किसने दिया था, वो आपका डेली महोदय ने दिया था। थर्मल संकुचन सिद्धांत है मतलब कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो थियरी है वो किसने दी थी, वो आपकी जेफरीज ने दी थी। उसके बाद भू अभिनीतिक
उत्पत्ति सिद्धांत, मतलब कि जियोसाइक्लोनर माउंटेन बिल्डिंग का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, वो कोबर महोदय ने दिया था। और थर्मल संवहन धारा सिद्धांत, मतलब कि थर्मल कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो दी थी वो होम्स महोदय ने दी थी। तो आपका जो ए का तीसरा हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का पहला हो गया और डी का चौथा विकल्प सही हो गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी वनस्पति साम्राज्यों में सबसे ज्यादा व्यापक साम्राज्य है। ऑप्शन दिए हुए 9 उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तीसरा है बोरियल क्षेत्र और चौथा है आपका केप क्षेत्र। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका बोरियल क्षेत्र। अब बोरियल क्षेत्र कौन सा होता है आप जानते होंगे, टैगा जो क्षेत्र होते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 8 नंबर कि ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द फिजिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स in a relatively stable equilibrium open and of various sizes and kinds is defined as। ऑप्शन दिए हुए इकोसोफी, इकोसिस्टम, बायोम या बायोडाइवर्सिटी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि चिनूक पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवने हैं तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों के मौसम की स्थिति को अधिक रूप से प्रभावित करती हैं। दूसरा है कि इन पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में फॉन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है कि चिनूक पवनों को स्नो ईटर भी कहा जाता है क्योंकि तापमान में अचानक वृद्धि के कारण जमीन की सतह पर मौजूद बर्फ पिघल जाती है। तो आपका जो पहला और तीसरा ऑप्शन है वो सही है, जबकि जो दूसरा है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें फॉन नहीं कहा जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो आपका पहला और तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ द एनिमल्स इन्वॉल्व्स मास एक्सोड्यूस। ऑप्शन दिए हुए हैं एंथ्रोपोजेनिक डिस्पर्जल, रैपिड डिस्पर्जल, फोर्स डिस्पर्जल एंड आपका सीजनल डिस्पर्जल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका रैपिड डिस्पर्जल। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया कि नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक कथन है दूसरा कारण है और सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन दिया हुआ कि वायुमंडल की समताप परत को हवाई जहाज उड़ाने के लिए अधिमान्य किया जाता है, मतलब कि सुटेबल है। दूसरा दिया हुआ कि समताप परत अपेक्षाकृत स्थिर होती है तथा हवा के ऊर्ध्वाधर प्रवाह के नाम से जानी जाती है। तो आपका जो पहला है विकल्प है वही केवल सही है, जबकि दूसरा विकल्प आपका सही नहीं है। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल की तुलना में अपेक्षाकृत कम ऊर्ध्वाधर प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ कि हवा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह के नाम से जानी जाती है, तो यही आपका गलत हो जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सापेक्ष आर्द्रता के बारे में सही है। ऑप्शन दिए हुए यह मापती है कि एक वायु खंड एक तापमान विशेष पर संतृप्ति के कितने निकट है। दूसरा है कि न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता प्रातः काल के दौरान अधिक होती है। तीसरा है कि यह आर्द्र वायु के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होती है। तो आपका जो सही विकल्प है वो केवल एक सही है कि यह मापती है कि एक वायु खंड का तापमान विशेष पर संतृप्ति कितने निकट है। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया कि इन द कैलिफोर्नियन मेडिटेरियन बायोम द स्क्रब कम्युनिटी इज नोन बाय विच नेम। तो आपसे दिया गया है कि चैपेरल स्क्रब कहते हैं या फाइनबॉस स्क्रब कहते हैं या मैले स्क्रब कहते हैं या मैक्विस कहते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका चैपेरल कहते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि यदि बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाली सौर विकिरण की 200 इकाइयों में से 4 इकाई पृथ्वी की एल्बिडो द्वारा परावर्तित की जाती हैं, 38 इकाइयां वायुमंडल के भीतरी अवशोषित हो जाती हैं, 38 इकाइयां प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं, 46 इकाइयां विसरित प्रकाश विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं तथा 10 इकाइयां फैले हुए विकिरण के रूप में प्राप्त की जाती हैं। तो प्रभावी सौर विकिरण की कितनी इकाइयां वास्तविक रूप से वायुमंडल तथा पृथ्वी की भूमि समुद्र सतह पर अवशोषित होंगे। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, आप बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका जो है केवल 132 इकाइयां हैं 200 में से जो कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका वो पूछा गया है कि आप बताइए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑरिजिन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द लैंड सरफेस बिगन, मतलब कि जो पादपों का जो विकास हुआ है या आपका जो है उनका जो औपनिवेशीकरण हुआ है वो किस पीरियड में हुआ। ऑप्शन दिए हुए हैं आपका पहले कार्बोनिफेरस युग में, सिल्वेरियन एंड डिवोनियन में, प्रीकैम्ब्रियन में, क्रिटेशियस में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका सिल्वेरियन एंड डिवोनियन है।
16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा जल क्षेत्रों के ऊर्ध्वाधर उप सतह क्रॉस सेक्शन के बारे में सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि वातन मंडल पृथ्वी की सतह के ठीक नीचे स्थित ऊपर का क्षेत्र होता है। दूसरा है कि वातन मंडल को संतृप्त मंडल से पृथक करने वाली सतह को भौम जल स्तर कहते हैं। तीसरा है कि परिसीमित जल मंडल शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल का एक प्रमुख स्रोत प्रदान करता है। तो आपके जो तीनों विकल्प हैं वो आपके सही हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया 17 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द लेक्स इज करेक्टली सीक्वेंस्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ द सैलिनिटी इन द प्रेजेंट इन द देम। तो आपका पूछा गया कि सही क्रम में कौन सा लगा हुआ है, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके डेड सी लेक वन, आपका ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी, ग्रेट सॉल्ट लेक, लेक वन, और तीसरा है आपका ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी एंड लेक वन। फिर चौथा है आपका लेक वन, डेड सी एंड ग्रेट सॉल्ट लेक। तो आपका जो सही विकल्प है ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी और लेक वन, मतलब सबसे ज्यादा जो दिए गए विकल्प है उसमें लेक वन में सबसे ज्यादा लवणता है, उसके बाद आपका डेड सी में है, उसके बाद सबसे कम आपका ग्रेट सॉल्ट लेक में है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पाए जाने वाली जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। ऑप्शन दिए गुजरात के मैदान, पूर्वी भारत, भारत वर्मा या दक्कन का पठार। तो भारत वर्मा का जो भाग है वो आपका जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरा पर्वतीय पठार का सही उदाहरण है। इंटर माउंटेनियस प्लेटू कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए पोटवार का पठार, महाबलेश्वर का पठार, गढ़वाल का पठार या तिब्बती पठार। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है तिब्बत का पठार। 20 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का 80 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का 80 नंबर प्रश्न वो है कि निम्नलिखित में से किस काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिए कैम्ब्रियन काल, ट्रियासिक काल, मायोसीन काल या आर्डोविशियन काल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका आर्डोविशियन काल है। तो उम्मीद है कि ये जो 80 प्रश्न बताए गए काफी आपके लिए लाभकारी होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। अगला जो डिसिप्लिन है 4, 5, 6, 7, 8, मतलब कि 4 डिसिप्लिन मतलब कुल 80 प्रश्न जो भूगोल से और पूछे गए हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कितने प्रश्न हो पाते हैं। ठीक है, तो कुल 180 प्रश्न भूगोल विषय से पूछे गए थे और जो 20 प्रश्न है वो आपके टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़े हुए थे। धन्यवाद।